सभी को राम राम। मैं वंदना चौधरी शब्द वीणा केंद्रीय पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ नमस्ते। वार्ता में शामिल है गया जी से आदरणीय सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र जी। आदरणीय, आपका स्वागत है हमारे शब्द वीणा केंद्रीय पेज पर सत्यम शिवम सुंदरम इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां देती हूँ कि आज हमारा जो ये सत्यम शिवम सुंदरम का कार्यक्रम है, सत्यम शिवम सुंदरम अर्थ ही बताता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस पूरी सृष्टि में जो सबसे सुंदर बात है वो शिव है। और जहां तक बात सत्यम शिवम सुंदरम की होती है, तो हम देखते हैं कि साहित्य में सत्यता, शिव का मतलब कल्याण, और सुंदरम का मतलब साहित्य की सुंदरता है। अर्थात साहित्य में जब हम सत्यता का भाव रखते हैं तो वो जन कल्याण के लिए अ, बहुत उपयोगी होता है। और साथ ही जब साहित्य सौंदर्य के साथ, अलंकरण के साथ, छंद के साथ, रस के साथ जब साहित्य में सुंदरता आती है तो वो जन कल्याण को और जब साहित्य सुनता है, जब जनमानस जब साहित्य सुनते हैं तो उसके अंदर एक अलग तरह का भाव स्फुरित होता है, जिसमें ओज होता है, हास्य होता है, करुण होता है। इस तरह की जो विधाएं हैं, इस तरह के जो रस हैं, इस तरह के जो गुण हैं, हम उनसे साहित्य को समृद्ध करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो आप हम सभी को यहाँ फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी यहाँ पर जुड़ते जाएंगे और मैं सभी का अभिवादन करती जाऊंगी। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र सिंह हैं, मैं उनका परिचय बाद में देती हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे का इस मंच पर अभिनंदन करती हूँ कि वो हमें अपने आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें आशीर्वाद दें, और साथ ही हम साहित्य की समृद्धता के लिए काम कर सकें। मैं एक सरस्वती वंदना माँ शारदे के चरणों में रखती हूँ। सवैया छंद की सरस्वती वंदना है, सुनिएगा। शारद ज्ञान भरो मन में, कछु प्रीति पुनीत सुनीति जगा दो। आसन में रख माथ रहे तन में, मन में कछु राग रंगा दो। आलस घोर विलास कलेश, ये आलस घोर विलास कलेश, सभी मन दोष प्रमोष भगा दो। और शीश आशीष धरो निज हाथ के साथ, हमें भव पार लगा दो। शीश आशीष धरो निज हाथ के साथ, हमें भव पार लगा दो। और आगे का छंद देखिए कि दीन दुखी जन के मन के संताप हरो, करुणा कर दो माँ। दासन को चरणों गति देकर, मानवता गुण भी भर दो माँ। बैर घृणा छल ना ठगना, बैर घृणा छल ना ठगना, और चाल को चाल सभी हर लो माँ। और आप कृपा बरसा कर दानव मानव को निज के दर लो माँ। आप कृपा बरसा कर दानव मानव को निज के दर लो माँ। और अगला छंद देखिए, माँ सरस्वती से क्या निवेदन है कि मानव की ममता क्षमता गुणता बल आज हमें समझाता। कि प्रेम समान महान यहाँ, धन ज्ञान मिला वरदान विधाता। आप बसी मसी में मति में कृति में गति में, मन ज्ञान प्रदाता। और आस रहे
विश्वास रहे हे पास रहे बस शारद माता, आस रहे विश्वास रहे हे पास रहे बस शारद माता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ प्यारचंद कुमार जी जुड़ गए हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। और माँ सरस्वती का आगमन कर लिया है, माँ सरस्वती से निवेदन कर लिया है कि वो इस कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद दें। और साथ ही हमारे साथ जो आदरणीय जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुरेंद्र जी, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गया जी से आते हैं। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां और देती हूँ, एक कुंडली छंद और देती हूँ कि मैं उनका स्वागत कैसे करती हूँ। सुनिएगा कि वंदन कर को जोड़कर करती स्वागत आज, माँ की वीणा से सजे शब्द शब्द में साज। वंदन कर को जोड़कर करती स्वागत आज, माँ की वीणा से सजे शब्द शब्द में साज। और शब्द शब्द में साज प्रश्न की होगी वर्षा। आपसे प्रश्न करेंगे कि शब्द शब्द में साज प्रेम की होगी वर्षा। प्राप्त करेंगे ज्ञान जानकर मन है हर्षा। और शारद माँ का मंच करें सबका अभिनंदन, शारद माँ का मंच करें सबका अभिनंदन। आदरणीय को हाथ जोड़कर करती वंदन, आदरणीय को हाथ जोड़कर करती वंदन। आपका स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है शब्द वीणा के साहित्यिक पेज पर। मैं आप कुछ अभी कहेंगे सर? आवाज आ रही है मेरी? मैं हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कविता करता हूँ और साहित्य को समाज के परिवर्तन का एक हथियार समझता हूँ। मैं कविता इसीलिए करता हूँ कि ताकि समाज को बदला जाए और समाज के विकृतियों को तोड़ा जाए, इसीलिए यह कविता को हथियार के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, जब मैं बचपन में 8वें 9वें कक्षा में पढ़ा करता था तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक मैं बार बार पढ़ता था और वह कविता को पढ़ने से साहित्य के प्रति वो मुझे जागृति हुआ और साहित्य के प्रति अगर किसी ने मुझे ले गया तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और वो मेरे प्रिय हैं और मैं उन्हीं के प्रेरणा से कविता लिखना शुरू कर दिया हूँ। क्या बात है, बहुत सही। और हमारे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होता है, क्योंकि हम जिस भी विधा में लिखते हैं, हम जिस भी हमारा जो भी रस होता है लिखने का, और उससे संबंधित जो भी कवि होते हैं हमारे, वो आदर्श बन जाते हैं। या फिर किसी और विधा के भी जो कवि होते हैं जिनसे हमारे विचार, ऐसा लगता है कि वो हमारे विचारों की बात करते हैं, तो वो हमारे आदर्श बन जाते हैं। और एक आदर्श का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी को अपना आदर्श बना लेते हैं, उसको हम अपने गुरु के समकक्ष रखते हैं। और एक किसी भी क्षेत्र में गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से हम सभी जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम सभी का ये दायित्व है कि किसी ना किसी को आदर्श जरूर बनाया जाए, क्योंकि जब हम आदर्श बनाते हैं तो हम अपने आप को उसके समतुल्य बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं थोड़ा सा आपके बारे में परिचय बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग आपको से परिचय नहीं है, मैं थोड़ा सा आपके बारे में परिचय बता देती हूँ कि आदरणीय सुरेंद्र जी गया जी से हैं, और सर गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, मतलब साहित्य के गया जिला हिंदी साहित्य के अध्यक्ष के पद पर हैं। और इन्होंने सदी का आखिरी वसंत और रस गगरी जो मगही भाषा में लिखी है, काव्य संकलन में उन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं। और ओज की रचनाएं आदरणीय लिखते हैं, जिसमें जनशक्ति, रोशनाई और अंतः सलिला, और कई पत्र पत्रिकाओं में भी आदरणीय की
कविताएं प्रकाशित होती हैं, और संपादन किया है इन्होंने उद्घोष पत्रिका में, जिसमें 7 अंक आपने प्रकाशित किए हैं। और सम्मान उनको गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनको वागेश्वरी सम्मान मिला है, और सुरेंद्र चौधरी स्मृति सम्मान मिला है, वियोगी साहित्य परिषद की तरफ से सम्मान मिला है, निराला साहित्य परिषद की तरफ से सम्मान मिला है, और ऐसे ही कई सारे सम्मानों से सम्मानित किए गए हैं। क्योंकि वरिष्ठता जब होती है तो पूरे जीवन का जो चक्र होता है, बहुत सी चीजें हम जब जीवन में सीखते हैं तो वो कविता के रूप में परिपक्वता को लाता है, और इसी तरह से वो सम्मानीय योग्य भी है। और एक बात और मुझे रश्मि जी ने बताई थी कि आदरणीय हर जगह साइकिल से जाते हैं, और इसीलिए इतने स्वस्थ हैं इतनी उम्र में भी। और हम सभी को प्रेरित होना चाहिए कि हम आजकल के जो युवा हैं वो थोड़ा सा भी पैदल नहीं चलना चाहते, या चाहते हैं तो कोई बाइक हो या, और ये एक प्रेरणा का स्रोत है कि आप ज्यादातर साइकिल के माध्यम से आप अपने इधर उधर के काम करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। और ठीक है, मैं आपसे थोड़ा सा और कुछ पूछती हूँ। हमारे साथ रश्मि प्रियदर्शनी जी जुड़ी हैं, प्यारचंद जी जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे आपका सभी का अभिनंदन है। आप जुड़ते जाइए और इस कार्यक्रम को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इसको सुन सकें। और मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ आदरणीय, एक साहित्यकार होने के नाते, जब एक साहित्यकार अपनी रचनाएं लिखता है किसी भी विधा में, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति उसकी आलोचना करे तो उसके लिए कितना जरूरी है? क्या आलोचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आलोचना कितनी जरूरी है एक साहित्यकार के लिए? साहित्य के लिए आलोचना तो बहुत जरूरी है। तो साहित्य में निखार नहीं आता है, इसलिए आलोचना तो आवश्यक है। और हमारे जो गुरु थे डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी साहित्य के बड़े आलोचक थे हिंदुस्तान लेवल पर, और उनसे हम लोग को प्रेरणा मिलती थी साहित्य लिखने में, साहित्य कर्म करने में। आलोचना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के दृश्य को देखा जाए तो आलोचना बहुत कम लोग सहन करते हैं, सहन ही नहीं कर पाते हैं, तो एक तरीके से वो अपना विकास ही रोक रहे हैं। मैं भी यही समझती हूँ कि आलोचना हर साहित्यकार को, अगर उसके आगे बढ़ने का माध्यम है, अगर आप आलोचना सहन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप विकास के पथ पर आगे बढ़ने की आपके अंदर क्षमता है। और जो आलोचना नहीं सहन कर सकते, मतलब वो विकास अपना रोक रहे हैं। सही कहा सर आपने। और अच्छा, और एक और मेरा प्रश्न है हमारे साथ, एक मिनट जी, फतेहपाल सर जी जुड़े हुए हैं। सबको प्रणाम करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। मेरा अगला प्रश्न सर ये है कि जब हम किसी भी तरीके की कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो उसमें भावों की सहजता होनी चाहिए या शब्दों का अलंकरण, या दोनों? या मतलब साहित्य को उन्नत कौन बनाता है, भावों की सरलता? क्योंकि जब देखते हैं कि बहुत से लोग सहज भाषा में, अपनी सरल भाषा में अपनी कविता को लिखते हैं, या कविता के जो अपने मन के हृदय के भाव हैं वो लिख देते हैं, या फिर शब्दों का अलंकरण जब छंद में हम लिखते हैं या जब अलंकार लगाने की कोशिश करते हैं, तो कविता की जो उसकी सरलता है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। आपका क्या विचार है इस बात पर कि सरलता होनी चाहिए या शब्दों का अलंकरण होना चाहिए? कविता, भाव कविता की आत्मा है, और अलंकार उसका सौंदर्य है। भाव और अलंकार जब दोनों मिल जाता है तो कविता सुंदर बन जाती है। और इस तरह साहित्य का सृजन भाव और अलंकार दोनों को मिलन से होता है।
तब कविता सुंदर बनती है। जी जी जी। लेकिन आज के बहुत से जो साहित्यकार होते हैं, जो रचना करते हैं, वो साधारण कविता, किसी भी भाव में साधारणता तौर पर वो कविता को लिख देते हैं, छंदबद्ध नहीं करते हैं, तो वो कविता भी एक तरीके से उन्नत कविता मानी जा सकती है। छंद मुक्त कविता, छंद मुक्त कविता के बारे में पूछ रही हूँ सर। क्या छंद मुक्त कविता कितनी आवश्यक है? क्या उसे साहित्य में, जी आवाज आ रही है सर मेरी? कविता मन के भाव है और समाज के परिवर्तन का एक चेतना पैदा करती है कविता, और इसलिए कविता जी बिल्कुल सही है, सही कहा सर। कविता चाहे छंद मुक्त, तो आजकल छंद मुक्त भी लोग लिख रहे हैं। छंद मुक्त भी कविता जो है आवश्यक है, और बहुत सारे लोगों ने छंद मुक्त कविताओं के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गए हैं। जैसे राजेश जोशी, दूसरे लोग जो है छंद मुक्त कविताएं करते हैं, धूमिल छंद मुक्त कविताएं करती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह गए हैं। तो छंद मुक्त कविताएं भी आज के दौर में एक प्रचलन उसका है, और सच्चाई है। जी जी। आपकी कोई छंद मुक्त कविता सुनने में है था, तो? लगता है कि नेटवर्क बाधित हो रहा है। नेटवर्क बाधित हो रहा है, और हमारे साथ कौशल किशोर जी जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करती हूँ, थोड़ा सा जुड़े रहिए, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क गड़बड़ कर देता है। हाँ, भाव अलंकार के साथ रस का भी संगम हो तो कविता स्वरूप अलग ही होता है। सही बात है। क्योंकि आज बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों पर ध्यान देते हैं। छंद के साथ अलंकार, रस, जो कविता का जो होती है, जो सुंदरता होती है, वो कविता का निश्चित रूप से बढ़ जाता है उस वक्त। एक मिनट, मैं दोबारा से जोड़ती हूँ सर जी। आपका नेटवर्क बाधित हो रहा है आदरणीय। जी। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा, कि कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। और आजकल की परिस्थितियों में जब हम देखते हैं कि साहित्य में बहुत सारी चीजें जो हैं वो ठीक नहीं हो रही है, कहते हैं कि दर्पण जो है वो धुंधला हो गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आज के नव जो रचनाकार हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है कि उन्हें किस तरह की रचनाएं लिखनी चाहिए? उनके लिए हमें कहना चाहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज को देखें और उस समाज के को चित्रित करें अपने शब्दों में, अपने भावों में, अपने छंदों में, अपने अलंकारों में, और सुंदर समाज गढ़ने के लिए आप अपनी कविताओं का प्रयोग करें। जी जी जी। समाज में जितनी ये
वैमनस्यता बढ़ रही है, जितनी लोगों के अंदर सहन शक्ति जो कम हो रही है, मुझे लगता है कि नैतिकता की कमी हो गई है। लगता है समाज में, जो हम साहित्य पढ़ते हैं, जब हम बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे, तो एक नैतिक शिक्षा की एक किताब आती थी जिसमें बताया जाता था कि आपको सुबह उठकर पैर छूने हैं, आपको सभी से प्रणाम करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। आजकल के बच्चों में इन सब चीजों की कमी है, इन सब चीजों की बहुत कमी है। हम सभी से जब कोई मिलता था, हमें अपने बुजुर्ग मिलते थे, हम सभी से राम राम करते थे। हेलो हाय की तब कोई बात भी नहीं हुआ करती थी, सभी से राम राम किया जाता था। लेकिन आज का जो दृश्य हम देखते हैं, आज की जो पीढ़ी देख रहे हैं, उसके अंदर नैतिकता की कमी आपको दिखाई देती होगी। आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा। सही, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है कि आज के दिनों में नैतिकता की बहुत कमी है, समाज के अंदर भी और साहित्य के अंदर भी। साहित्य में भी वो समाज की जो रोग है वो प्रवेश कर रहा है, और साहित्यकार भी अब जो है से उतने नहीं रहे जैसे पहले थे। आज जरूरत है समाज को भी नैतिकता की और साहित्य को भी नैतिकता की। जी। तो हर कवि का कर्तव्य है, हर साहित्यकार का कर्तव्य है कि अपने आप हास्य लिखिए, आप श्रृंगार लिखिए, आप ओज लिखिए, आप जो भी आप लिखिए, लेकिन एक आपकी कविताओं में एक इस तरह का एक संदेश जरूर होना चाहिए, जब भी कोई उसे सुने तो एक तरीके के लिए ठहर जाए कि हाँ, ये बात जरूरी है। और इस तरह की रचनाएं अपने बिल्कुल परिवार, अपने बच्चों को, या रचनाओं को भी छोड़ दीजिए, अगर आप नैतिकता की बातें भी अगर आप दैनिक जीवन में अगर आप अपने बच्चों को बताते हैं, तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और साहित्य का भविष्य भी उन्नत होगा। क्योंकि जब हम बचपन से ही इन सब चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो आगे चल के जरूर हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, एक जरूर अच्छे व्यक्ति वाले इंसान जरूर बनेंगे। और साहित्यकार के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, मैं समझती हूँ सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। और हमारे बिल्कुल सही बात, हमारे साथ सही डॉक्टर बात। रश्मि प्रियदर्शनी जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय अनिल कुमार जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय रवि प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। ज्ञानेंद्र मोहन जी जुड़े हुए हैं। सभी आपको सुन रहे हैं, आपकी जो बातें हैं, जो आपका ज्ञान जो आप दे रहे हैं, वो सभी लोग सुन रहे हैं। आपके भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आदरणीय आपसे आपकी जो समाज के प्रति जो कोई रचना हो, अगर आपके पास है तो आप सुना सकते हैं हमें, समाज को संदेश देने वाली। जी। बिना तो आपसे रूबरू होने का मौका दिया, और खास करके रश्मि जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आपके बीच ले आए और हमसे बात कर पढ़ना चाहता हूँ सबसे पहले। जी। आज वैसे हमको गर्व है कि हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अच्छा। इसका उस बिहार का जिसका अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, मैं पहले उसके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। यह बिहार की पावन धरती लोकतंत्र का मंत्र दिया, यह बिहार की पावन धरती लोकतंत्र का मंत्र दिया, सबसे पहले इस दुनिया को वैशाली गणतंत्र दिया, जग ने आज इसे अपनाया, सब राहों से हार के गाएं गीत बिहार के, गाएं गीत बिहार के, गाएं गीत बिहार के। तपोभूमि इस बोध गया ने बुद्ध बनाया गौतम को, तपोभूमि इस बोध गया ने बुद्ध बनाया गौतम को, शांति अहिंसा के राहों पर चलना सिखलाया हमको, सज्जीवन में मध्य मार्ग को किया नाम संसार के, गाएं गीत बिहार के, गाएं गीत बिहार के। और अंतिम बंद है कि नालंदा का खंडहर
बोले माथा अपना ऊंचा कर, नालंदा का खंडहर बोले माथा अपना ऊंचा कर, ज्ञान दीप जल रहा निरंतर सदियों से इस धरती पर, बुझा सका न कोई इसको, लाख किताबें जार के गाएं गीत बिहार के, गाएं गीत बिहार के, गाएं गीत बिहार के। बहुत बढ़िया। बिहार की पावन भूमि को वंदन अभिनंदन बहुत, क्योंकि बिहार की जो भूमि है उसने सबसे पहले जो तक्षशिला और नालंदा की जो हमारी संस्कृति थी विश्वविद्यालय की, सबसे पहले वहीं पर शुरू हुई। तो वहाँ का जो साहित्य है, वहाँ का जो ज्ञान है, वो सच में बहुत वंदनीय है। ये बात अलग है कि आक्रांताओं ने विद्यालयों को जला दिया, तोड़ फोड़ दिया, लेकिन फिर भी हमारी बिहार की जो मिट्टी है उसमें एक अलग ही खुशबू है। जितने भी आजकल देश के आईएएस और जितने भी बड़े बड़े पदों पर जो लोग निकलते हैं, जो हीरे निकलते हैं, वो बिहार की भूमि से निकलते हैं। बिहार की भूमि बहुत नमन है, मैं सच में उनको बहुत नमन करती हूँ सभी को। और हमारी जो रश्मि प्रियदर्शिनी जी हैं, जो अध्यक्षा हैं, वो भी बिहार से हैं। तो उनकी कर्मठता हम देख सकते हैं कि वो कितना कार्य करती हैं। हमें भी ऐसे ही लोगों से सीख लेनी चाहिए कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं अपनी तल्लीनता से और अपने समर्पण भाव से उसमें कार्य करें। मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ बिहार की मिट्टी का और रश्मि प्रियदर्शिनी का, और जो भी यहाँ पर बिहार से जुड़े हैं सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। समाज की बात हो रही थी आदरणीय, समाज के प्रति आपकी कोई जो रचना हो वो आप थोड़ा सुनाइए, फिर मैं अगला प्रश्न करूंगी। जी, आवाज आ रही है मेरी? लगता है नेटवर्क। इतना सुंदर था, लेकिन बिहार का वर्तमान वह रोग का नाम है जात पात, जो हर लोगों के अंदर में है। यह कविता मानव का कर्तव्य है, इसलिए इस कविता को आपके बीच सुना रहा हूं कि जात पात में भेद कहां, अब केवल झूठी की दुकान। जात पात में भेद कहां, अब जूते की दुकान। लॉन्ड्री में लोगों के कपड़े पंडित जी हैं धोते, लॉन्ड्री में लोगों के कपड़े पंडित जी हैं धोते, छान रहे हैं गरम जलेबी लाला जी के पोते। तो शर्मा जी का डेयरी फार्म, शर्मा जी का डेयरी फार्म, रखते भैंस 50, दूध मिलाते हैं पानी में और बनते हैं ब्यास। क्या बात। तो बन कलाल यादव जी बैठे रोज कलाली खोले, बन कलाल यादव जी बैठे रोज कलाली खोले, रविदास जी कांवर लेकर हर हर बम बम बोले। तो पासवान जी ने टाउन में खोली है सैलून, पासवान जी ने टाउन में खोली है सैलून, विश्वकर्मा के बेटे बेचे हल्दी धनिया नून। तो वर्ण व्यवस्था टूट चुकी है, वर्ण व्यवस्था टूट चुकी है, सब है एक ही घाट, जिसके पाले जितना पैसा उसकी उतनी ठाट। फिर झगड़े क्यों जात पात के, फिर झगड़े क्यों जात पात के, कुछ सोचो कुछ जानो, कौन लड़ाता है आपस में, बूझो और पहचानो, बूझो और पहचानो, बूझो और पहचानो। क्या बात है, सही बात है, बिल्कुल जात पात पर। हाँ, ये जात पात के व्यंग पर रचना है, क्योंकि पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी वो अलग थी, क्योंकि ब्राह्मण जो क्या हुआ करते थे वो शिक्षा का कार्य करते थे, क्षत्रिय देश की रक्षा का कार्य करते थे। लेकिन जब आज समाज में सभी लोग बराबर हैं तो सभी लोग हर तरह के कार्य करते हैं, फिर भी इस तरह की जाति पात की जो व्यवस्था आजकल हम जो देख रहे हैं, जो वाक युद्ध देख रहे हैं जाति पाति के माध्यम से, ये समाज के तोड़ने का कार्य करते हैं। और बहुत से जो दूसरे धर्म वाले हैं या जो भी आप वैमनस्यता जो फैलाते हैं समाज में,
उनका भी कार्य है कि हम आपस में सभी को लड़ाने की, तो एक हर किसी को उसके अंदर अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपनी सोचना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी सनातनी हैं, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी मानव हैं। तो जो जिसके क्षमता है कार्य करने की वो करे, और प्रेम से रहें, सभी लोग प्रेम से रहें। एक व्यंग की रचना आपने जो सुनाई, बहुत सुंदर रचना सर, बहुत बढ़िया। जो जैसा कार्य कर रहा है वही उसकी जाति है। बिल्कुल आगे एक रचना सुना रहे हैं, हाँ। वो शीर्षक है बिकने वाले। अच्छा जी, बिल्कुल सुनाइए सर। बिकने वाले। आज दुनिया की स्थिति है कि हर लोग बिक रहे हैं। दुनिया एक बाजार के रूप में तब्दील है और इंसान सामान के रूप में बिक रहे हैं। आज राजनीति में, समाज में इतना भ्रष्टाचार है, उसी को केंद्रित एक कविता मैं आपको सुना रहा हूं। ये देखिए। क्या बात, बिल्कुल। हाँक लगाए मूरत बेचे, मेले में वह ठेले वाला। हाँक लगाए मूरत बेचे, मेले में वह ठेले वाला। तेरे घर के बच्चे खेलेंगे, ले जा बाबू, ले जा लाला, ले जा बाबू, ले जा लाला। यह राजा है, यह राजा है, यह रानी है। यह राजा है, यह रानी है, यह सन्यासी, यह ज्ञानी है, यह पत्रकार संपादक है, यह नर्तक है, यह वादक है। देखिए कौन कौन है। यह राजा है, यह पत्रकार संपादक, सुंदर दिखने वाले हैं, सबके सब बिकने वाले हैं, सबके सब बिकने वाले। यह जज कलेक्टर थानेदार, यह जज कलेक्टर थानेदार, यह चोर लुटेरे दोनों यार, इन सबके हैं एक ही धंधे, ये सब एक नियत के बंदे, बिना टकाना कोई काम, 2-2 रुपये इनके दाम, 2-2 रुपये इनके दाम, 2-2 रुपये इनके दाम। कुर्सी के ऊपर जो बैठा उसकी कीमत कुछ ज्यादा है, कुर्सी के ऊपर जो बैठा उसकी कीमत कुछ ज्यादा है। जो कुर्सी से किसका उसका मोल बताऊं, बस आधा है। कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, ये सारे बिकने वाले हैं। यह राजनीति का जोकर है, यह राजनीति का जोकर है। यह झटपट रंग बदलता है, झंडा नारा बदल बदल कर भोली जनता को छलता है। यह नेता बड़ा कमाऊ है, ले जा यह माल बिकाऊ है। और अंतिम है, यह चोटी वाले पंडित जी, यह दाढ़ी वाले मुल्ला जी, दोनों का मोल बराबर है, मैं कहूंगा कुल्लम कुल्ला जी। हाँक लगाए मूरत बेचे, मेले में वह ठेले वाला। तेरे घर के बच्चे खेलेंगे, ले जा बाबू, ले जा लाला, ले जा बाबू, ले जा लाला। ठीक। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ओज के साथ व्यंग की रचना, और सच में सच्चाई है समाज की, सच में सच्चाई है समाज की। और सभी, हर क्षेत्र के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। ये तो कहते हैं कि छुपी हुई, जैसे ना ओपन सीक्रेट, ये तो खुला हुआ रहस्य है कि हर क्षेत्र में आपको भ्रष्टाचार वाले लोग मिल जाएंगे। और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है समाज की, चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। भ्रष्टाचार एक तरीके का दीमक है जो हमारे व्यक्तित्व को खत्म कर देता है। आपकी रचनाएं सच में सर बहुत अच्छी हैं, और इस तरह की रचनाएं समाज में सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए लोगों को। उनके जब दिमाग में जाएंगी या सुनेंगे तो अंदर से, कहते हैं ना कि व्यक्तित्व के अंदर जब कुछ सुनता समझता है इंसान, तो काटती हैं चीजें, और कटनी चाहिए सब चीजें। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं आदरणीय? एक रचना मैं सुनाना चाहता हूँ। वैसे बिल्कुल। मैं आपको बताया कि मैं लिखने का काम निराला जी से प्रभावित होकर किया, और उनकी एक कविता थी, वो आता कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, एक भिखारी कविता, भिक्षुक। तो मैं जब कविता लिखने लगा तो मुझे लगा कि
निराला जी की वह कविता छंद मुक्त कविता को मैंने छंद में लिखने का प्रयास किया हूँ। अच्छा। वो मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। अपनी है आसमां न अपना है, गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। मेरा न गांव कहीं, छप्पर न छांव कहीं। मेरा न गांव कहीं, छप्पर न छांव कहीं। जेठ माह तपना है, माघ पुष कपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना। भिखारियों का कोई देश नहीं होता है। मेरा न देश कोई, न मेरा वेश कोई। बित्ते भर चिथड़े से लोक लाज झपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। मुझको न प्यार मिला, न कोई यार मिला। मुझको न प्यार मिला, न कोई यार मिला। मेरा न गैर कोई, कोई न अपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। और अंतिम बंद है कि भूख मीत मेरा है, भूख मीत मेरा है, भूख गीत मेरा है। भूख की ही ज्वाला में दिवस रैन तपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। गोल गोल रोटी तो मेरे लिए सपना है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। अ, इस कविता में जो आपने भाव रखे थे, एक जो एक भिखारी होता है, जो ईमानदारी से कमाता है, मेरे ख्याल से उसे भिखारी नहीं कहना चाहिए, उसे एक ईमानदार व्यक्ति कहना चाहिए, क्योंकि जिसका ईमान सबसे बड़ा है, जो मेहनत की रोटी कमा रहा है, ईमानदारी से कमा रहा है, असल में वही व्यक्ति है। और भिखारी वो है जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो दूसरों से मांगते हैं, सब कुछ होते हुए भी असल में वो भिखारी होने चाहिए। बहुत सुंदर रचना, और समाज का कहते हैं एक तरीके से एक तमाचा मारने वाली जो रचना होती है ना, भ्रष्टाचारियों के ऊपर या और झूठे लोगों के ऊपर, जो एक आपकी जो रचनाएं हैं, सारी रचनाएं बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है सर। क्योंकि आपने जो अपने जीवन में इन सब चीजों को जब देखा होगा, तो अपने भावों को रचना में आपने डाला होगा, और यही जब हमारा जो परिदृश्य बन जाता है, जो हमारा दृष्टिकोण बन जाता है, तो हम एक तरह की अच्छी रचना लिखते हैं, जमीनी तौर की रचना, जिसे हम कहते हैं कि जमीन से जुड़ी हुई रचना। बहुत बहुत सुंदर लेखन सर। आपसे बहुत लोगों को सीखना चाहिए कि इस तरह की रचनाएं जो समृद्ध बनाती हैं समाज को, और जब कोई इस तरह की रचनाएं सुनता है, तो सच में उसको लगेगा कि लेखन इस तरह का होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। बहुत एक कविता मैं सुना रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा जन्म आजादी के साथ ही हुआ। मेरा जन्म आजादी के साथ ही हुआ, और अच्छा। उन दिनों आजादी के बाद जो सपने देखे थे, आज तक पूरा नहीं हुए। जो सपने पूरा नहीं हुए, तो मैंने एक कविता लिखी, और वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत। हो फूलों से प्यारे बच्चे, जो सपना क्या था वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो फूलों से प्यारे बच्चे, हो सारे नर नारी सच्चे, प्रेम महज अनुबंध नहीं हो। इस पंक्ति को जरा गौर करेंगे। प्रेम महज अनुबंध नहीं हो, स्वार्थ परक संबंध नहीं हो। रहे मेल से भाई भाई, आशीर्वाद लुटाए भाई। ऐसा घर आंगन मांगा था, मैंने कहाँ गगन मांगा था। मैंने कहाँ गगन मांगा था, मैंने कहाँ गगन मांगा था। बारूदों की गंध नहीं हो, बारूदों की गंध नहीं हो, लाशों की दुर्गंध नहीं हो। नहीं विषैली बहे हवाएं, बादल आग नहीं बरसाएं। बादल आग नहीं बरसाएं, जहां न हो नफरत की बातें। नहीं सिसकती काली रातें, मैंने
वही च्यवन मांगा था, मैंने कहाँ गगन मांगा था। अरे मैंने कहाँ गगन मांगा था। मैंने जहां कैद में किया जा, बंदिश हो रहे हैं, तो मेरा ये भाव है कि जहां कैद में छंद नहीं हो, कलमों पर प्रतिबंध नहीं हो, आतंकों का राज नहीं हो, सिंहासन पर बाज नहीं हो, जहां नहीं हो खून खराबा, जहां नहीं हो खून खराबा, बसे दिलों में कांसी कावा, मैंने वही वतन मांगा था। मैंने कहाँ गगन मांगा था, मैंने कहाँ गगन मांगा था। और आज दुनिया की सरहदें सुलगने लगी है, दुनिया में जंग जंग का शोर हो रहा है, लेकिन हम तो बुद्ध की धरती के रहने वाले हैं। तो इसलिए अंतिम बंद है कि जंग जंग का शोर नहीं हो, हथियारों की होड़ नहीं हो, दुनिया एक बाजार नहीं हो, जीवन एक व्यापार नहीं हो, ममता करुणा सबके दिल में, शांति अहिंसा हर महफिल में, चारों तरफ अमन मांगा था। मैंने कहाँ गगन मांगा था, मैंने कहाँ गगन मांगा था, मैंने कहाँ गगन मांगा था। क्या बात है। मतलब एक एक रचना जब सुन रही हूँ तो लगता है कि इतने सच में बहुत समृद्ध भाव है, और एक एक हर एक शब्द में सच्चाई है, हर एक शब्द में सच्चाई है भावों की। और सच बात है कि हर एक इंसान चाहता है कि उसका जो जितना भी जीवन हो, सब सब प्रेम से रहें, सब सब समृद्ध रहें, और संबंधों में किसी भी तरह की कोई भी चालाकी और वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने जो पहली पंक्ति बोली थी ना कि मुझे प्रेम में शर्त नहीं चाहिए, उसका जो भाव था वो यही था। और आज की परिस्थिति को जब हम देखें तो सारी पूरी जो कविता है वो यही चित्रार्थ करती है कि कालजयी रचना है आपकी। आप चाहती हूँ कि ये रचना जो है, इस रचना की जो भाव है वो खत्म हो जाए, क्योंकि सभी लोग प्रेम से रहें, किसी के अंदर कोई बैर भाव न हो, सीमाओं की कोई लड़ाई न हो, किसी के अंदर जाति पाति की भावना न हो, धर्म के प्रति कोई असहनीय शक्ति से ना हो। जगाती हुई है रचना, बहुत सुंदर रचना है। एक हर एक आपकी समाज को जागरूक करने की रचना है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपकी रचनाएं सुनने को मिली, और यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय कौशल किशोर जी, रश्मि जी, रवि प्रकाश जी, सभी लोग आपकी बहुत सराहना कर रहे हैं। आप कमेंट देख रहे होंगे सर, सभी लोग बहुत सही कह रहे हैं कि आपकी जो रचनाएं हैं वो समाज का आईना है, और इसी तरह से हमें सभी को इस तरह की रचनाएं रचनी चाहिए, ताकि जब कोई भी किसी भी विषय पर जब आप कविता लिखते हैं और जब सुनता है व्यक्ति, तो उसके विचार भी बदलते हैं कि एक और अंतिम कविता। जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? अंतिम कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम कविता। बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम नहीं है, आप और सुनाइए, आप जितना सुनाना चाहे सुनाइए सर। ठीक है। हाँ। ये सुनिए, ये कविता है मान कभी ना हार। ये शीर्षक है मान कभी ना हार। क्या बात। ये शीर्षक ही नहीं है, जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन है। वैसे हार जाना कोई बुरी बात नहीं है, आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी, लेकिन अगर हार मान लिया आदमी तो कभी जीत नहीं सकता है। तो ये कविता सुनिए कि जल की बूंदें मिलकर बनती तेज नदी की धार, जल की बूंदें मिलकर बनती तेज नदी की धार, किसके रोके रुकी धरा पर उसकी है रफ्तार। क्या बात है। चलते रहना ही जीवन है, चलते रहना ही जीवन है, सीख नदी से यार, भर भवर हजारों चंचल धारा तेरे कर पतवार। और ये देखें कि टकराने से मिलता साहस, टकराने से मिलता साहस, तन में शक्ति अपार, इसीलिए तो सब कहते हैं मान कभी ना हार, मान कभी ना हार, मान कभी ना हार। ये पंक्ति को देखें खास करके तवज्जो दे कि मानव तन कुछ दे न सका तो जीवन है बेकार। मानव तन कुछ दे न सका तो
जीवन है बेकार, दशरथ मांझी ने हिम्मत कर तोड़ा कठिन पहाड़। और सुख दुख जीवन के दो पहलू, सुख दुख जीवन के दो पहलू, जीत कभी है हार, रंग बदलता ये मौसम सा, पतझड़ कभी बहार। और अंतिम पंक्ति है कि बुरी रिवाजों को क्यों माने होकर यूं लाचार, बुरी रिवाजों को क्यों माने होकर यूं लाचार, सीख समय के साथ बदलना, कुदरत करे पुकार, कुदरत करे पुकार, कुदरत करे पुकार। क्या धन्यवाद। बहुत बहुत सही। समाज को आगे बढ़ाने की, जहां तक जो युवा हैं उनको प्रेरित करती हुई रचना है, या किसी भी उम्र के लोग जो किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हों, उनको ऊर्जावान करती हुई रचना है। आपने जो दशरथ मांझी जी का जो यहाँ पर इसमें विवरण दिया, और हमें सिर्फ ये नहीं कि युवाओं के लिए दशरथ मांझी जैसे जो महान व्यक्तित्व हैं, वो किसी भी उम्र में हार नहीं मानते हैं, ये प्रेरणा देती है रचना सभी उम्र के लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन की परिस्थितियों में हार मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बहुत सुंदर रचना सर। इसी तरह की रचनाएं जो है मैं भी समाज के लिए कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ। माँ सरस्वती जितने शब्द दे देती हैं, जो भाव दे देती हैं, उन्हीं को मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रचनाओं में भी मैं इसी तरह की प्रेरणा जो है समाज के लिए, वो मैं यहाँ पर मैं रखने की कोशिश करती हूँ। और उसी तरह के जो आपके भाव हैं वो भी बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगा सर। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ऐसा लग रहा है कि मन की कविताएं सुन ली आज मैंने, अपने मन की जो बहुत सुंदर रचना है, बहुत अच्छी रचना है सर, बहुत ही बढ़िया। मन नहीं कर रहा कि आपसे कोई प्रश्न पूछूं, बस लग रहा है कि बस आपसे रचनाएं सुनती रहूं। बहुत अच्छी रचना सुनाई। और कुछ और सुनाएंगे सर? एक और सुनाते हैं, एक और सुनाएंगे। अच्छा ठीक है। राष्ट्रीय भावना की एक कविता है। अच्छा ठीक है। सारी दुनिया से सुंदर लगे ये चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। सारी दुनिया से सुंदर लगे ये चमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। है हिमालय की चोटी चमकती हुई, है हिमालय की चोटी चमकती हुई, हिंद सागर की लहरें दमकती हुई। रंग मौसम भी हरदम बदलते हैं, रंग मौसम भी हरदम बदलते यहाँ, गंध चंदन की लेकर है चलता पवन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। गांव की सौंधी माटी की खुशबू लिए, गांव की सौंधी माटी की खुशबू लिए, तुलसी चौरा पे सांझी के जलते दिए। वाह कितना सुगंधित है वातावरण, जैसे लगता यहाँ हो रहा है हवन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। ईद होली दिवाली मनाते हुए, झूमते नाचते गीत गाते हुए, रंज दिल में नहीं प्यार का भाव है, रंज दिल में नहीं प्यार का भाव है, ऐसा दूजा नहीं जैसा भारत भुवन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। गंग जमुनी जो साझी विरासत मिली, भाईचारे की उम्दा रवायत पड़ी, राह दुनिया को जिसने दिखाई उचित, बुद्ध गांधी भगत सिंह जैसे रतन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। और सूर तुलसी कबीरा की बानी सुनो, सूर तुलसी कबीरा की बानी सुनो, हीर रांझा की प्रेमी कहानी सुनो, मेरे गालिब की नज़्में भी अनमोल है, ज्ञान की थी यही फूटी पहली किरण। ये हमारा वतन है, हमारा वतन। और अंतिम है उन शहीदों के लिए कि बड़ी कुर्बानियों से गुजरना पड़ा, बड़ी कुर्बानियों से गुजरना पड़ा, मुल्क के खातिर सूली पे चढ़ना पड़ा, जान दे को करे हम नमन। ये हमारा वतन है,
हमारा वतन, बिल्कुल, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। क्या बात है, ये हमारा बहुत। जहां तक वतन की बात की गई है तो कुछ पंक्तियां मैं भी देती हूँ अपने देश के लिए, सुनिएगा कि गौरवमयी हर सभ्यता को, गौरवमयी हर सभ्यता को इस कंधों पर धारत हूँ, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ। गौरवमयी हर सभ्यता को इस कंधों पर हूँ, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ। और ऋषियों की वाणी का दर्पण, ऋषियों की वाणी का दर्पण, वेदों के मंत्रों का अर्चन, रीति नीति में कृष्ण राम को, शिव शंकर के दिव्य नाम को श्वास श्वास उच्चारत हूँ, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ। और क्या कहता है कि हिमगिर सरिता वृक्ष धरा में, हिमगिर सरिता वृक्ष धरा में, पूजन वाली परंपरा में, त्योहारों में विधि विधान को, रस्मों अध्यात्म ज्ञान को, जीवन में अवतारत हूँ, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ। और हमारी जो संस्कृति, जो सभ्यता है, जब किसी भी दुविधा में हुआ करते थे तो रामचरितमानस में उसका जो हल था वो देखा करते थे, गीता जी से उसका जो सॉल्यूशन, किसी परेशानी का, समस्या का निवारण मांगते थे, तो वहां उस अपने साहित्य को रखती हूँ कि साहित्य समृद्ध कितना है देश का, कि तुलसी के मानस के बल से, तुलसी के मानस के बल से, हर दुविधा आध्यात्मिक बल से, राम लखन और माँ सीता से, श्रीमुख से निकली गीता से, हर संकट को टारत हूँ, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत भारत हूँ मैं, भारत हूँ। गौरवमयी हर सभ्यता को इस कंधों पर धारत हूँ, भारत हूँ मैं, भारत हूँ मैं, भारत हूँ। तो इस तरह की जो समृद्धता है हमारे देश की, कुछ ना कुछ नकारात्मकताएं होती हैं, निसंदेह होती है। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। हर देश में जहाँ लोग रहते हैं, अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो विचारों की जो समानता है वो निश्चित रूप से बदलती हैं, लेकिन फिर भी इतनी सारी असमानताओं के साथ, इतनी सारी विविधताओं के साथ, फिर भी मेरा देश सबसे अच्छा है। इसकी माटी सबसे ज्यादा खुशबूदार है, सुगंधित है। मेरा देश की हर एक चीज बहुत अच्छी है, कितनी भी चीजें हो, पर मेरा देश जैसा कोई देश नहीं। हमको सबको गर्व है इस देश पर। बहुत बहुत अच्छी लगी आपकी हर एक रचना है, बहुत सुंदर है। लग रहा है कि आपको सामने बिठाकर इस चीज को सुना जाए, क्योंकि कभी कभी बीच बीच में आवाज कट जाती है तो भाव थोड़ा सा बदल जाता है। सामने जब किसी को प्रत्यक्ष सुनते हैं तो लगता है सच में चरण छूने का मन करता है। चरण रचना जब समृद्धता होती है रचनाओं में, तो लगता है सच में बहुत सुंदर व्यक्तित्व को हमने आज देखा। सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं आज इस लाइव में। आदरणीय सहज जी, दीपक कुमार जी, रवि प्रकाश जी, सभी लोग को धन्यवाद मेरे तरफ से। बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद। कौशल जी, फतेह सिंह जी, रश्मि प्रदर्शनी जी, सभी लोग हैं, दीपक कुमार जी, सभी लोगों ने इतनी सारी कमेंट की हैं आपकी रचनाओं पर, इतनी समृद्धता भरी रचनाएं हैं। अनिल कुमार जी, सभी का अभिनंदन करती हूँ। जी, एक अंतिम प्रश्न के साथ हम इस लाइव जी वार्ता को खत्म मतलब समाप्त करेंगे। समाप्त को क्या बोलेंगे, हम आगे चलेंगे अगले रविवार को। लेकिन एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक जो लेखक है उसमें अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वो समृद्ध कर सके समाज साहित्य को? लेखक के अंदर एक सुंदर दृष्टिकोण होना चाहिए। एक दृष्टि ही एक साधारण व्यक्ति को
लेखक बनाता है और सुंदर दृष्टि, सुंदर संसार की रचना करने में सहयोग करता है। इसलिए एक लेखक को सुंदर दृष्टि और सुंदर समझ होनी चाहिए ताकि इस सुंदर दुनिया को और सुंदर बनाया जा सके। सही बात है। थोड़े से शब्दों में इतनी सारी बातें कह देना, क्योंकि दृष्टिकोण जो होता है, अगर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है तो आप सकारात्मकता को आगे बढ़ाएंगे और समाज में एक अलग तरीके का परिप्रेक्ष्य रखेंगे अपनी कविताओं के माध्यम से। और नकारात्मकता भी समाज की बुराइयों को दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो दृष्टिकोण है वो होना चाहिए, सही दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि हम सही समय पर अपनी रचना के माध्यम से समाज को एक दिशा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी रचनाओं बहुत अच्छा लगा हमको भी। जी, बहुत बहुत अच्छी रचनाएं आपने सुनाई है। बहुत सारी जो बातें हैं जो आपने कम शब्दों में हमारे सामने रखी हैं, और बहुत अच्छी। मैं पुनः शब्द वीणा पेज को, साहित्य संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस तरह के जो रत्न है, साहित्य के जो रत्न है वो हमारे सामने लाते हैं, उनसे हम वार्ता करते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, साहित्य के रूप में, समाज के रूप में और एक व्यक्तित्व के रूप में क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या क्या हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये हर एक व्यक्ति के लिए जानना जरूरी होता है। और साथ ही संस्था में जो डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी है वो बहुत मेहनत से कार्य कर रही है। हमारा जो कार्यक्रम सरगम शुक्रवार को आता है रात को 8 बजे, जिसमें हम संगीत का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें आप अगर किसी भी संगीत विधा से जुड़े हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सामाजिक क्षेत्र से अगर जुड़े हैं, अगर आप वार्ता में आना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप साहित्य में एक वरिष्ठता के साथ और अपनी जीवन की बहुत सारी चीजें आप साहित्य की उपलब्धि के साथ अगर आप हमारे इस वार्ता में आना चाहते हैं तो आपका भी अभिनंदन है। आप हमसे जुड़ सकते हैं और शब्द वीणा के पेज पे मैसेंजर पर आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। पुनः मैं सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना इतना प्रेम यहाँ पर दिया। अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ। अगले रविवार को हम फिर से पुनः उपस्थित होंगे, फिर से एक महान विभूति के साथ, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए और बहुत कुछ नया लेखन करने के लिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अगले वार्ता में नए प्रश्नों के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आपने मुझे इतना अपना समय दिया। आदरणीय, आपको बहुत बहुत नमन वंदन। आपकी रचनाएं सच में बहुत सुंदर हैं। समाज में सभी लोगों को सुननी चाहिए इस तरह की रचना, और लिखनी भी चाहिए हर साहित्यकार को। मैं इस वार्ता को समापन करती हूँ। सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय सिया राम, सभी को जय। ठीक।